हाय नमस्कार, मैं हूं संजय अग्रवाल और हम बात कर रहे थे आर्ट ऑफ इंटरव्यू की। और इसमें हम अब बात करेंगे जो इंटरव्यू के दो बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, परसिस्टेंस और प्रिपरेशन। परसिस्टेंस मतलब प्रतिबद्धता और प्रिपरेशन मतलब तैयारी। तो परसिस्टेंस क्यों चाहिए आपको? परसिस्टेंस ज़रूरी है कि आपने सोचा कि मुझे मान लीजिए शाहरुख खान को इंटरव्यू करना है। अब इंटरव्यू करना है, ऐसा तो होगा नहीं कि आप फोन करेंगे, शाहरुख खान साहब आपको फोन उठा के कहेंगे हाँ 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 आप आ जाइए, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था, मेरे तो जिंदगी में सिर्फ यही काम है कि मैं आपको इंटरव्यू दूं। ऐसा नहीं होगा। आप उनको फोन करेंगे, उनके यहाँ पर उनके दफ्तर में कोई फोन उठाएगा, फिर वो कहेंगे अच्छा आप 2 दिन बाद फोन कीजिए। अगर आपने सोचा है कि आपके पास कोई स्टोरी है जिसमें कि इस फलां व्यक्ति का इंटरव्यू करना जरूरी है, तो आपको उस व्यक्ति का पीछा करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनकी जान खा जाएं, आप उनका जीना हराम कर दें, लेकिन आपको अगर सोचा है तो जो आपकी शालीनता के दायरे में रहकर आपको उस व्यक्ति को परसुएड करना है कि वो इंटरव्यू दें। कभी कभी लोग नहीं चाहते इंटरव्यू देना, लेकिन आपको उनको कन्विंस करना है, आपको उनको ये विश्वास दिलाना है कि अगर वो आपसे बातचीत करेंगे तो उनका कोई नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। और परसिस्टेंस रहना है लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग के बारे में। हो सकता है कि जिसको आप इंटरव्यू कर रहे हैं उसको ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल लगे, लेकिन आपको अपना, अगर आपने कुछ फोकस रखा हुआ है, जैसे हमने बात की थी कि एक इंटरव्यू का फोकस होना चाहिए, तो आप जब फोकस रखेंगे, एक प्लान रखेंगे, तो आपका एक लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग होगी। तो आपको उस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग के ऊपर स्थिर रहना है, आपको इधर उधर भटकना नहीं है। चाहे आपका सामने वाला थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, लेकिन आपने एक लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग डिसाइड की है। आप उसमें ये कर सकते हैं कि जब सामने वाला जिसको आप इंटरव्यू कर रहे हैं अनकंफर्टेबल हो, आप थोड़ा सा उनको ढील दें ताकि वो फिर से कंफर्टेबल हो, और फिर आप अपने सवाल को दूसरे तरीके से फ्रेम करके पूछें। आप डायरेक्ट इन द फेस सवाल की जगह थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से पूछें, लेकिन आपकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग जो है वो नहीं बदलनी चाहिए। और दूसरी चीज है तैयारी। प्रिपेयर प्रिपेयर प्रिपेयर। तैयारी करनी है, तैयारी करनी है और तैयारी करनी है। इंटरव्यू बिना तैयारी के नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए और नहीं हो पाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक स्तंभकार कॉलमनिस्ट थे, क्लाइड हाबरमैन। उनका कहना था, एग्जॉस्टिव रिसर्च इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सक्सेसफुल इंटरव्यू। एक कामयाब इंटरव्यू के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है एग्जॉस्टिव रिसर्च, वृहद रिसर्च, बहुत ही ज्यादा रिसर्च करना, ये बहुत जरूरी है। क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम आवर इंटरव्यू ग्रेटली डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ प्रिपरेशन वी पुट इनटू इट। आप अगर एक इंटरव्यू करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। अब अगर आपने नीरज चोपड़ा के बारे में पढ़ा नहीं है, नीरज चोपड़ा के घर के बारे में, घर के माहौल के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके कोच के बारे में, उनकी तैयारी के बारे में, उनके कंपटीशन के बारे में और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में अगर आपने पढ़ा नहीं है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप उनको क्या इंटरव्यू करेंगे? आप उनसे क्या पूछेंगे? आपने जो पढ़ा है शायद आप वो उन्हीं के मुंह से सुनना चाहते हैं, लेकिन वो उनके ही मुंह से सुनने के लिए आपको वो सवाल तो पूछने पड़ेंगे। वो सवाल बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द बैकग्राउंड ऑफ द सब्जेक्ट यू आर कवरिंग एंड एटलीस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटरव्यूई। तो आपको तैयारी जो करनी है सब्जेक्ट के बारे में, वो सब्जेक्ट एक विषय भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन तैयारी सिर्फ इंटरव्यू से पहले नहीं होती है। तैयारी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अनवरत प्रक्रिया है, लगातार चलती है। कैसे? पढ़कर, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंटरनेट से पढ़ते हैं, लाइब्रेरी से पढ़ते हैं। आपकी जो जानकारी का बैंक है, जो इंफॉर्मेशन बैंक है, आपको हर रोज उस बैंक में कुछ जमा करना है, हर रोज कुछ पढ़ना है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि कब कौन सी चीज काम आ जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यहां पर मैं
इंग्लैंड से कमेंट्री कर रहा था भारत और पाकिस्तान मैच की, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013। और इतनी देर में मैंने देखा कि हमारे कमेंट्री बूथ में नवजोत सिंह सिद्धू साहब प्रवेश कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कमेंट्री के दौरान हम अलग अलग खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं थोड़ा कमेंट्री में और कुछ वैल्यू एडिशन करने के लिए। तो जनरली ये होता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो पहले ही कमेंटेटर को बता देते हैं कि मैं फलां व्यक्ति को या फलां खिलाड़ी को लेकर आ रहा हूं। तो हम लोग जो है अपने मन में कुछ सवाल बना लेते हैं, लेकिन शायद वहां पर ऐसा हुआ होगा कि उनको समय नहीं मिला या नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने बोला होगा कि मैं अभी चलता हूं और वो एकदम से तैयार हो गए। तो मैंने अपनी कनखियों से देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो हमारे कमेंटेटर बूथ में प्रवेश कर रहे हैं। अब मेरे पास कुछ पढ़ने का मौका नहीं है, मेरे पास तैयारी का मौका नहीं है, मुझे किस चीज के ऊपर निर्भर करना होगा। यहां पर जो हमारी अनवरत तैयारी है, जो कंटिन्यूअस प्रिपरेशन है, वो काम आती है। सिद्धू साहब आप जानते हैं जब वो बोलते हैं तो क्या शानदार बोलते हैं, उनके सामने आप बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते हैं और ना बोलना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि वो इतना अच्छा बोलते हैं। तो मैंने सिद्धू साहब से सिर्फ एक सवाल पूछा कि सिद्धू साहब, एक छोटा बच्चा था जो बड़ा शरारती था, और वो शरारती बच्चा जब भी क्रिकेट पर फील्ड पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरता था तो वो सिर्फ छक्का मारना चाहता था, और उसके कोच ने उसको समझाया कि काके हर गेंद पर छक्का नहीं लगता है। तो आज भी वो बच्चा उस व्यक्ति में जिंदा है क्या? अब आप ये देखिए, क्योंकि मैंने नवजोत सिंह सिद्धू साहब के बारे में पढ़ा हुआ था, उनके बचपन के बारे में पढ़ा हुआ था, उनकी तैयारी के बारे में पढ़ा हुआ था, शायद बहुत साल पहले पढ़ा था। मुझे नहीं पता था कि मैं किसी दिन बैठकर सिद्धू साहब को कमेंटेटर बूथ में इंटरव्यू करूंगा, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं मेरे हार्ड डिस्क में, दिमाग की हार्ड डिस्क में वो था, और जब जरूरत पड़ी मैंने उस फाइल को खोल लिया। तो जब तक आपकी हार्ड डिस्क में वो जानकारी होगी नहीं, आप उस फाइल को खोलेंगे कैसे? लेकिन सिद्धू साहब बहुत खुश हो गए क्योंकि उनको ये लगा कि ये व्यक्ति मेरे बारे में जानता है। ये जो भावना है जिससे आप भेंट कर रहे हैं, जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, जब उसको ये लगता है कि सामने वाले ने मेरे बारे में तैयारी कर रखी है, वो मेरे बारे में जानता है, तो वो महत्वपूर्ण महसूस करता है। उसको लगता है कि हाँ, मैं इतना महत्वपूर्ण हूं कि इस भेंटकर्ता ने या इस इंटरव्यू व्यूअर ने इतनी कोशिश की है। और ये बहुत जरूरी है सामने वाले को महसूस कराना कि आप उसके बारे में जानते हैं। लेकिन एक बार और याद रखिए कि आपको सामने वाले से ज्यादा नहीं बोलना इंटरव्यू में। कुछ जो इंटरव्यू करने वाले हैं वो अपनी जानकारी झाड़ने के चक्कर में क्या करते हैं कि खुद बोलते रहते हैं और इतना बड़ा सवाल पूछते हैं कि सामने वाले के पास बोलने का मौका ही नहीं रहता। तो आपको इस तरह से बैलेंस करना है कि सामने वाले को यह भी पता चले कि आप जानकार हैं, लेकिन आपने उनसे ज्यादा, क्योंकि आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, ये बात तय है। जब आप किसी को इंटरव्यू कर रहे हैं तो महत्ता आपकी नहीं है, महत्वपूर्ण वो व्यक्ति है जिसको आप इंटरव्यू कर रहे हैं। तो उसकी महत्ता को, उसकी इंपॉर्टेंस को आप कम नहीं कर सकते हैं। आपको उसकी इंपॉर्टेंस को बनाए रखते हुए सामने वाले को ये एहसास कराना है कि हाँ, मैं भी जानकार हूं। और उसके लिए रीड रीड एंड रीड, प्रिपेयर प्रिपेयर एंड प्रिपेयर कंटिन्यूअसली, एवरी डे एवरी टाइम, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सवालों के कुछ आपको एक लिस्ट बनानी है, कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। ये तब है जब आपके पास मौका हो। कई बार आपके पास ऐसा मौका नहीं होता है, लेकिन अगर आप पहले से ही, जैसे आप मान लीजिए प्रोफाइल बेस्ड इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू कर रहे हैं, तब आप ये सवाल पहले से बना सकते हैं, ठीक है ना। आप किसी मंत्री का इंटरव्यू कर रहे हैं तो वो आपसे मंगाएंगे भी कि आप हमें पहले से ही बताइए आप क्या सवाल बताएंगे। लेकिन यहां पर यह भी याद रखना है कि आप सिर्फ अपनी लिस्ट से चिपक कर नहीं रहेंगे। अगर आप अपनी लिस्ट से चिपक कर रहेंगे कि मैंने ये 10 सवाल लिखे हुए हैं, मैं तो सिर्फ ये 10 सवाल ही पूछूंगा या पूछूंगी, तो आप फिर एक अच्छा इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे। एक अच्छा इंटरव्यू करने के लिए आप जो है, अगला जो मैं आपको बात बताने वाला हूं उसको नहीं, उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। आपको वो करना है लिसन लिसन एंड लिसन।
प्रिपेयर, प्रिपेयर एंड प्रिपेयर, रीड, रीड एंड रीड, और ये तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष लिसन, सुनना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू का मतलब है बोलना, पूछना, लेकिन इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो शायद आपका पहला सवाल के बाद होता है सुनना। क्योंकि आप जब सुनेंगे तभी आप फॉलो अप क्वेश्चन पूछ पाएंगे। बी एन एक्टिव लिसनर, वहां पर रहिए, उस मोमेंट में रहिए, वहां पर मौजूद रहिए। ये नहीं है कि आपने अपना सवाल पूछ लिया और उसके बाद आप कुछ और सोच रहे हैं कि अच्छा मैं अगला सवाल ये पूछूंगा। नहीं, आप सुनिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। आप अपने सवालों के लिस्ट में इतना मत खो जाइए कि आप कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज को मिस कर जाएं जिस पर एक फॉलो अप क्वेश्चन बनता था। ठीक है ना? तो इसलिए वहां पर सुनना बहुत जरूरी है, खास तौर से जब आप आम जनता से बात कर रहे हैं और वो जब अपने दुख दर्द बता रहे हैं आपको, तब आपको जरूर उनकी बात को सुनकर उसमें से चीज निकालनी है। मान लीजिए आप एक पब्लिक ग्रीवेंसेस का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें लोग आपको बता रहे हैं कि देखिए साहब यहाँ पर सड़कें जो हैं वो खराब हैं। अब कोई व्यक्ति अगर आपको इंटरव्यू दे रहा है और वो ये कहता है कि हर साल सड़क बनती है और हर साल टूट जाती है, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है आपके उस पब्लिक ग्रीवेंसेस प्रोग्राम के लिए। लेकिन अगर आप अपनी लिस्ट में खोए हुए हैं और आपने ये सुना ही नहीं, क्योंकि आपके पास अगला एक बहुत फॉलो अप सवाल है, अथॉरिटीज के लिए भी है, कि जब हर साल सड़क बनती है तो फिर हर साल सड़क बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, इतनी खराब सड़क क्यों बनती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आप पूछ सकते थे, क्योंकि आपके पास वो जानकारी है, आप उसको मिस कर जाते। तो इसलिए सुनना बहुत ही जरूरी है, और सुनने का जो आपका तरीका है ना, वो बहुत ही शालीन होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। आप सामने वाले को ये नहीं लगे कि आप कोई बहुत उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं उसकी बात सुनकर। ठीक है? अब एक और महत्वपूर्ण चीज जो इंटरव्यू के लिए डिसाइड करनी होती है कि इंटरव्यू कहाँ किया जाए। पहली बात कि वहां जाकर किया जाए या फोन पर किया जाए। देखिए, जब कोरोना का वक्त चल रहा था तब लोग फोन पर ही सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उससे पहले और फिर सामने जाकर, फोन पर इंटरव्यू किया जा सकता है लेकिन सामने जाकर इंटरव्यू करने की बात अलग है। सो आपको जो है ये भी डिसाइड करना है कि इंटरव्यू कहाँ किया जाए। उनको अपने स्टूडियो में बुलाया जाए या उनके घर जाके किया जाए, या उनको अपने दफ्तर में बुलाया जाए या उनके दफ्तर में जाके किया जाए। और अगर आप रेडियो और टीवी के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जहां पर आप इंटरव्यू कर रहे हैं वहां पर शोर कितना है। मान लीजिए आप किसी के दफ्तर में जाकर कर रहे हैं और उनका दफ्तर जो है एक बहुत ही बिजी रोड पर है जहां पर ट्रैफिक का बहुत शोर आएगा, तो ये बात याद रखिए कि टीवी का मतलब ये नहीं है कि आप ऑडियो के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। जब आप टीवी देखते हैं, अगर साउंड खराब है तो आप उस चैनल को बदल देंगे। तो इसलिए टीवी प्रोग्राम बनाते हुए भी ऑडियो बहुत महत्वपूर्ण है, और रेडियो के लिए तो है ही। तो ये जो सेटिंग है कि नॉइस लेवल कैसे होगा, क्या वहां पर नॉइस कैंसलेशन हो सकती है, क्या दरवाजा बंद करने पर बाहर की आवाज आनी बंद हो जाएगी, या फिर उनको फिर अपने स्टूडियो में बुलाया जाए, ये सब चीजें बहुत ही जरूरी हैं। Sometimes busy people will be willing to speak with you on the phone for 15 or 20 minutes, but might be reluctant to do an interpersonal interview as they think it may take longer. तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी सेलिब्रिटी से इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वो कहेंगे कि ठीक है हम फोन पर कर लेते हैं, या आप अपने सवाल भेज दीजिए, मैं उनके जवाब लिख के भेज दूंगा। ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सवाल भेज देते हैं और वो जवाब लिख के भेज देते हैं और आप उनको छाप देते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आप आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, सामने बात कर सकें। उसके लिए आपको उनको वो जो पी हमने बताया था, परसुएड करना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि सामने वाले के पास कितना समय है और वो कितना समय आपको देना चाहते हैं। उसके बाद अपने इंटरव्यू को कंफर्टेबल कीजिए। कभी कभी कुछ लोग जो हैं वो माइक्रोफोन को देख के या कैमरा को देखकर वो एकदम से घबरा जाते हैं, तो आपको जो है थोड़ा सा उनके साथ आम बातचीत करनी होगी। जैसे ही कैमरा सेटअप हो रहा है या आपने माइक लगाया
तो इंटरव्यू शुरू करने से पहले आप उनसे उनका हाल पूछ सकते हैं, उनके दफ्तर के बारे में पूछ सकते हैं, परिवार के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब कोई खिलाड़ी है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, लेकिन उसने अपने पहले ही टूर्नामेंट में बहुत अच्छी प्रदर्शन किया और उसको इंटरव्यू की आदत नहीं है, तो जैसे ही आप उसको इंटरव्यू करने जाएंगे तो हो सकता है, मैंने कई बार ये सिचुएशन फेस की कि खिलाड़ी जो हैं ख़ास तौर से छोटी छोटी जगह से बड़े बड़े खिलाड़ी निकलते हैं, लेकिन उनको आदत नहीं होती है इस तरह के पब्लिसिटी की, इस तरह का एक्सपोजर की। तो जब आप उनके सामने माइक्रोफोन करते हैं तो वो घबरा जाते हैं एकदम से। तो हम क्या करते थे, हम पूछते थे अच्छा आपके घर में कौन कौन हैं, अच्छा आपके माताजी क्या करती हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, अच्छा भाई बहन क्या करते हैं। हम उनको उस जोन में लेके जाते हैं जहां पर वो बिलोंग करते हैं। आप समझ रहे हैं बात, उनका परिवार उनका कंफर्ट जोन है, तो हम उनके परिवार में उनको ले जाकर उनको कंफर्ट कर रहे हैं और उनको ये एहसास दिला रहे हैं कि आप मुझे अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं तो मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपके दोस्त हूं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो इंटरव्यू करते हुए आपने अपने इंटरव्यू को एहसास दिलाना है, ठीक है। तो 2-4 सवाल ऐसे करके जब आपने उनको कंफर्टेबल कर दिया, तब आप मुद्दे की बात पर आ सकते हैं कि अच्छा कैसा प्रदर्शन रहा, कैसी ट्रेनिंग रही, क्या सुविधाएं मिली, ठीक है ना। और जब आप मान लीजिए अब आपने उनको लेपल माइक लगाया है, लेपल माइक जैसे ये लगा हुआ है जो कि आपके कपड़ों में लग जाता है, छोटा सा माइक होता है और आवाज़ देता है। तो लेपल माइक अगर आपने उनको लगाया है तो आप उनको बताएंगे कि अच्छा देखिए आप इसके आसपास अपने हाथ को मत लेके जाइएगा, मतलब आप छाती ठोक कर मत बोलिएगा क्योंकि उससे सारी आवाज़ जो है माइक में आएगी। तो आपका, या फिर ये कैमरा है, आपको कैमरे की तरफ देख के बोलना है। तो इक्विपमेंट के बारे में आप उनको थोड़ी बहुत जानकारी दे सकते हैं ताकि एक अच्छा इंटरव्यू रिकॉर्ड हो सके। और उसके बाद अगर आप कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई वारदात हुई है, उसकी विक्टिम्स या फैमिली, जो विक्टिम्स की फैमिली हैं, अगर उनसे बातचीत कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बोला, संवेदनशील होना होगा, है ना। जब कोई आपसे बात करता है ना तो वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी शेयर कर रहा है, आप ये बात मानिए, अपनी आत्मा का एक हिस्सा आपके साथ बांट रहा है। आपको इसके बारे में संवेदनशील होना पड़ेगा, आपको इसके बारे में सोचना होगा कि कैसे इस व्यक्ति से मैं बात करूं कि इसको किसी भी तरह का हर्ट ना हो, बुरा ना लगे, ये ना लगे कि पछतावा ना हो कि मैं क्यों ये इंटरव्यू देने के लिए मान गया। तो आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। और जो है आपको ये जो मौका मिला है कि आप किसी की बात कर सकें, किसी की मदद कर सकें। देखिए, जर्नलिस्ट का जो प्रोफेशन है वो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। आप किसी व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए कुछ कर सकते हैं और आपको इस चीज़ के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना पड़ेगा, हमेशा ग्रैटिट्यूड रहना चाहिए कि आपको ये मौका मिला कि आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, है ना। वो एक शेर है कि दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में मुस्कुरा सकता है कौन, ठीक है। कि ऊपर वाला किसी को अगर जो है देता है ये ताकत, तभी वो मुस्कुरा सकता है। तो अगर मुस्कुराने के लिए भी ऊपर वाले की मेहर चाहिए, तो किसी की मदद करने के लिए समझिए अगर आपको चुना गया है तो आपके ऊपर कितना आशीर्वाद है। तो आपको वो एक ग्रैटिट्यूड रहना चाहिए कि हमें ये मौका मिला है तो हमें इस मौके का बेस्ट यूज करना है, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। आप उसको अधिकार मत मानिए, उसको जिम्मेदारी मानिए और उसको जिम्मेदारी की तरह से कीजिए, ठीक है ना। अगर आप ये समझेंगे कि मैं इसके ऊपर एहसान कर रहा हूं इसका इंटरव्यू करके, आप कभी भी एक अच्छा इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे। और जब आप इंटरव्यू कर रहे हैं, मान लीजिए उस वक्त जो है जिसका आप इंटरव्यू कर रहे हैं वो भावुक हो जाते हैं, तो आप उनको वो कुछ सेकंड्स दे सकते हैं भावुक होने के लिए। आप उनको वो मौका दे सकते हैं कि अगर वो थोड़े से भावुक हो गए, उनका अगर रोना आ गया, तो आप वो क्षण के लिए चुप हो जाइए। ऐसा मत कीजिए कि आप सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं और वो रो रहे हैं, ठीक है ना। मैं एक बार साइना नेहवाल का इंटरव्यू करने गया और मैं बीजिंग ओलंपिक के बाद, तब साइना नेहवाल नहीं कोई पदक जीत पाई, बहुत ही छोटे मार्जिन से वो हार गई थी। और जब मैं उनके
पिताजी का इंटरव्यू करने लगा तो काफ़ी भावुक हो गए। अब अगर मैं उस वक्त उनसे सवाल पर सवाल पूछूं तो अच्छा नहीं लगता। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। वो मोमेंट हमने कैमरे में कैप्चर किया, हमने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमने उनको वो समय दिया कि वो अपने आप को संभालें। तो आपको ये सेंसिटिविटी, ये संवेदनशीलता रखनी चाहिए। जब कोई भावुक हो जाए तो उसको वो मोमेंट दीजिए, उसको वो मौका दीजिए। और जो है, जब आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, इट इज़ ओके टू लेट देम नो दैट यू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन एंड दैट बाय देयर अग्रीइंग टू द इंटरव्यू others will also understand their position। क्या होता है, लोग इंटरव्यू क्यों नहीं देना चाहते? उन्हें लगता है कि लोग हमारी बात को मिस इंटरप्रेट करेंगे, समझेंगे नहीं, गलत फहमियां बढ़ जाएंगी। तो आपको ये विश्वास दिलाना है कि नहीं, जब मैं आपकी बात समझ रहा हूं और आपका इंटरव्यू कर रहा हूं और दूसरे भी आपकी बात को समझेंगे, आप चिंता ना करें। उनको ये विश्वास दिलाइए कि किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा। इंटरव्यू, मेंटेन कंट्रोल ऑफ द इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू करें तो उसके ऊपर आपका कंट्रोल बने रहना चाहिए। डू शेयर द जनरल फोकस ऑफ द इंटरव्यू विद द इंटरव्यूई। जब आप किसी का इंटरव्यू करें तो उसको पहले से बताएं कि आप किस बारे में इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, क्या फोकस है आपका। आप अगर नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू करें तो आप उनको बताएं कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी ये जो मेहनत है ये कितनी मेहनत है। इफ नॉट आस्क्ड फॉर, डू नॉट जनरली शेयर योर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। जब तक आपसे पूछा ना जाए तब तक आप लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मत दीजिए। क्या होता है, जब आप किसी से कोई सवाल पहले से ही बता देते हैं तो फिर वो स्पॉन्टेनिटी नहीं आती है। वो जो एक उसी वक्त आपने सवाल पूछा और उस क्षण में जो जवाब आया, फिर वो नहीं होगा। आपने पहले से ही सवाल बता दिए तो वो सोच के रखेंगे, तो एक जिसको बोलते हैं रटा रटाया सा जवाब आपको मिलेगा, उसमें वो स्पॉन्टेनिटी नहीं आएगी। ऐसा लगेगा जैसे कि स्क्रिप्टेड हो। तो ये आप ध्यान रखें इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू पर आपका कंट्रोल बना रहना चाहिए। तो ये जो श्रृंखला है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं आर्ट ऑफ इंटरव्यू के बारे में, ये जारी रहेगी। ये जो अभी भाग है इस कार्यक्रम का, इसमें मैं आपसे विदा लेता हूं। आप अभी तक जो आपको बताया उसके बारे में सोचें और एक अच्छा इंटरव्यू प्लान करें और उसके बारे में कैसे तैयारी करेंगे प्लान करें। तब तक इस श्रृंखला के अगले भाग के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।